मैं हनुमान साय कुमार, सहचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बेर, बी पाठ प्रथम हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का इस कक्षा में स्वागत है। जयसी पद्मावत के नागमती संदेश खंड का हम अध्ययन कर रहे थे, उसी क्रम में आगे अध्ययन करेंगे। ले सो संदेश विहंगम चला, उठी आग सगरो सिंगला, विरह वज्राग्नि बीच को ठेगा, धूम से उठा शाम भई मेघा, भरगा गगन लूकस छूटे, होई सब नखत आई भूई टूटे, जह जह भूमि जरी बहा रेहूं, विरह के दाद वही जन खेहूं। राहु केतु जब लंक जरी, चिनगी उड़ी चांद मह परी, जाय विहंगम समुद्र फारा, जरे मच्छ पानी बाखारा, राधे वन बीहड़ जड़ सीपा, जाय नियर बा सिंगल दीपा, समुद्र तीर एक तरिवर, जाय बैठते रूख, जो लागे कहा संदेश, नहीं नहीं प्यास नहीं भूख। नागमती संदेश खंड में नागमती का विरह ताप का इसमें वर्णन किया गया है। इन पदों में नागमती का विरह ताप से जब ये लगता है कि शायद उनके पति रतन सेन न आ पाए, इसलिए वो अपनी माता रतन सेन की माता या अपनी सास की विरह वेदना का भी वर्णन करती है। वो कहती है शायद माँ की याद आ जाए और वो चित्तौड़ सिंगलगढ़ से यहाँ पर चले आए। तो इस तरह वो अपना विरह दग्ध संदेश उस पक्षी को सुनाती है और पक्षी उसको लेकर सिंगलद्वीप जाता है। उसी का इसमें वर्णन किया गया है। तो नागमती का विरह दग्ध संदेश को सुनकर वो जो पक्षी है, वह पक्षी उस संदेश को लेकर चलता है। ले सो संदेश विहंगम चला, विहंगम यानी पक्षी, वह पक्षी नागमती का विरह ताप से युक्त संदेश को सुनकर जब उस संदेश को लेकर वह सिंगलद्वीप चला, उठी आग सगरो सिंगला, तो उस विरह ताप का इतना प्रभाव पड़ा कि पूरे सिंगलद्वीप में आग उठने लगी। पूरा संपूर्ण सिंगलद्वीप विरह ताप से दग्ध उठा। उठी आग सगरो सिंगला, पूरे सिंगलद्वीप में आग उठने लगी, आग की लपटें उठने लगी, अर्थात पूरा सिंगलद्वीप जल उठा, उस ताप से भर गया। विरह वज्रांगनी बीच को ठेगा, ठेगा का अर्थ है धारण करना। उस विरह रूपी वज्र अग्नि इतनी भयानक थी कि ऐसा कौन होगा जो इस विरह आग को अपने ऊपर लेगा, उसको रोक पाएगा। शायद उस आग को कोई रोक नहीं सकता। उसका प्रभाव ऐसा था कि जब सिंगलद्वीप जल उठा तो भला व्यक्ति उसको कैसे रोक सकता है। धूम से उठा शाम वह वेदा, उस विरह रूपी जो वज्र अग्नि थी उससे पूरा संसार जल उठा। धूम से उठा, वो जहां धूम से उठा यानी धुआं उठने लगी। उस विरह रूपी आग से, वज्राग्नि से सब जल उठा, सिंगलद्वीप जल उठा और उससे धुआं उठी। शाम भई मेघा, चारों तरफ धुआं फैल गई और जो मेघ थे वो काले हो गए। अगर सिंगलद्वीप ही नहीं, आकाश में जो मेघ थे वो भी काले हो गए, चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गई। भरगा गगन लू कस छूटे, और उस विरह रूपी जो अग्नि थी उसकी लपटें उल्का पिंड की तरह छूटने लगी। यानी समान, छूटे यानी फूटने लगी। भरगा गगन, पूरा आकाश उल्का पिंडों के समान उस आग की लपटों से, लोग यानी लपटों से, अंगारों से वो इस तरह छूट रहे थे
जैसे हो सब नखत आए वही टूटे। ऐसा लग रहा था मानो सारे तारे, नखत यानी नक्षत्र, टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रहे हो। इस तरह विरह अग्नि की लपटें फैल रही थी चारों ओर। यानी समान उल्का पिंडों की बात। जैसे उल्का पिंड जब कोई टूटता है, कोई तारा टूटता है, तो उसकी लपटें चारों तरफ फैल जाती है। ऐसे ही पूरा आकाश उन लपटों से इस तरह भर गया जैसे कोई उल्का पिंड आकाश से टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रहे हो। जह जय भूमि जरा बारे हो, जहां जहां वो लपटे उल्का पिंडों की तरह आकाश से धरती पर गिर रही थी, जह जय भूमि जरी जहां भारेऊ, वो भूमि जल गई, भारेऊ, और वो रेत बन गई। रेव का अर्थ राख बन गई। विरह के दाद वही जन खेहू, विरह अग्नि से, विरह की उस दाद यानी जलन से ऐसा लगता था मानो चारों तरफ राख ही राख हो गई हो। खेव यानी राख, जन यानी मानो। मानो विरह अग्नि से जलकर पृथ्वी के चारों तरफ राख ही राख हो गई। मानो उत्प्रेक्षा और अस में उपमा अलंकार है। राहु केतु जब लंक जरी, यही नहीं उस आग में राहु और केतु भी जल गए, इसलिए काले हो गए। जब लंक जरी, और उस आग से ही लंका जली थी। रावण की लंका उसी आग से जली थी। चिनगी उठी चांद में परी, और उसी आग से कोई चिनगारी उठकर चांद के ऊपर गिर गई, जिससे चांद में वो कलंक लग गया। चांद में जो कलंक दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, उसी आग से जला है। उसी नागमती की विरह अग्नि से वो जला है। कवि की कल्पना है। जबकि लंका के बारे में तो ऐसा सुना जाता है कि हनुमान जी ने उसको जलाया था, लेकिन जायसी ने इस तरह कल्पना की है जैसे उसी आग से लंका जली हो। जाय विहंगम समुद्र फारा, और वो पक्षी जो नागमती का संदेश लेकर चला था, विहंगम यानी पक्षी, जो उसका संदेश लेकर चला था, वो भी उसी आग में जल रहा था, बुरी तरह जल रहा था। जाय विहंगम समुद्र फारा, और आग में इस तरह जल रहा था कि वो समुद्र के पास जाकर जोर जोर से दहाड़ मारकर चिल्लाने लगा, रोया। उफारा यानी दहाड़ मारकर रोया। वो पक्षी भी उस आग की जलन से दहाड़ मारकर समुद्र पर के पास जाकर रोया, चिल्लाया। उसको लगा कि शायद यहाँ मेरी आग शांत हो जाए। जरे मच्छ पानी बाखारा, उस पक्षी जो नागमती का उस विरह ताप से युक्त संदेश लेकर चल रहा था, उसके प्रभाव से जब वो पक्षी समुद्र के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, दहाड़ मार कर रोने लगा, तो उसके प्रभाव से जरे मच्छ पानी बाखारा, उस समुद्र की जितनी भी मछलियां थी वो सब जल गई, मर गई। पानी बाखारा, और उसका पानी खारा हो गया। दादे वन भीहड़ जड़ सीपा, यही नहीं, वो पक्षी जिस रास्ते से जा रहा था, गया था, उसमें जितने बीहड़ जंगल थे, जितने भी जड़ पदार्थ थे, और उस समुद्र में जितने भी सीप आदि जो जलचर थे, वो सब उसमें जल गए। जाए नियर बा सिंगल दीपा, इस तरह वो पक्षी सिंगल द्वीप के पास पहुंच गया। बा यानी पहुंचना, नियर यानी नजदीक। जाए नियर, नियर अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन यहाँ अवधि में भी नियर ही कहते हैं इसको, नियर नजदीक। जाए नियर बा सिंगल दीपा, इस तरह वो पक्षी नागमती के विरह संतप्त उस संदेश को लेकर सिंगल द्वीप तक पहुंच गया। समुद्र तीर एक तरवर जाए बैठते रूक, जो लगी कहाँ संदेश नहीं, जो लगी कहाँ संदेश नहीं, संदेश नहीं, नहीं प्यास नहीं को। आगे इसमें वर्णन किया गया है कि समुद्र तीर एक तवर, इजाज़त से आगे वर्णन करते हैं कि समुद्र किनारे एक हरा भरा वृक्ष था, जाए बैठते रुक। और वो पक्षी ने इस बात को देख लिया कि समुद्र किनारे पर एक बहुत भारी बड़ा एक सघन वृक्ष है, जाए बैठते रुक, और उस पर जाकर वो बैठा कि शायद उसे शीतलता मिल जाए। जाए बैठते रूख, रूख यानी उसके बैठने से ही वो रूख बन गया। रूख होता है ठूंठ, जिसमें कोई डाल या पत्ते नहीं होते हैं, तो उसके प्रभाव से जो तरोवर और समुद्र किनारे जो हरा भरा वृक्ष था, जैसे ही बैठा वो ठूंठ बन गया।
कहने का अर्थ है जल गया, और उसकी पत्तियां वगैरह शाखाएं वगैरह सब जल गई, केवल ठूंठ बन गया। जो लगी कहाँ संदेश, जो लगी कहाँ संदेश नहीं, नहीं प्यास नहीं भूख। जब तक उस संदेश को वो पहुंचा नहीं देगा तब तक न तो उसको प्यास लग रही थी और न भूख लग रही थी। जो लग जब तक कहा संदेश नहीं, जब तक उस संदेश को वो पक्षी किसी से कह नहीं देगा, जब पहुंचा नहीं देगा तब तक उसकी प्यास और भूख जाती रही, अर्थात उसको भूख प्यास नहीं लग रही थी, और बस मन में यही था कि मैं संदेश को कहूं किसी से जाकर। ये स्थिति उसकी बनी हुई थी। तो प्रस्तुत इस पद में या इस कड़वक में, कड़वक होता है दोहा चौपाई से युक्त जहां कविता की जाती है उसको कड़वक कहते हैं। तो प्रस्तुत इस कड़वक में जायसी ने नागमती के विरह ताप का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। पक्षी नागमती का विरह संदेश को लेकर जब पक्षी चला तो उसके प्रभाव से क्या स्थिति बनी हुई है, पूरे संसार ही जलने लगा था। और तो यहाँ विरह का वहात्मक वर्णन है, अत्युक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। उपमा और उत्प्रेक्ष अलंकार तो जगह जगह आए हैं। अस छूटे वर्गा गगन लोग अस छूटे, और जनु खेऊ विरह दाद भई जनु खेऊ, जैसे पृथ्वी जलकर राख बन गई हो ऐसा लग रहा था। और इसमें यह भी बताया है कि आदमी जो पक्षी को ये भी बताया कि पक्षी जब तक उस संदेश को कहने देता तब तक उसकी भूख प्यास चली गई थी। ये तो स्वाभाविक है, कोई आदमी कोई कार्य करता है तो जब तक उसका कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक भूख प्यास लगने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आगे, रतन सेन वन करत हैरा, कीन ओही तरवरी तरफेरा, शीतल बिरज समुद्र के तीरा, अति उतंग ओ छा गंभीरा, तुरई बांध के बैठ अकेला, साथी और करई सब खेला, देखत फिरे सो तरवर शाखा, लागे सुने पंखन के वाखा, पंखिन मैसो विंग महा, नागमती जासो दुख कहा, पूछई सबे विहंगम नाना, अहो मीत का काहे तुम सामा, कही सी मोहित मासक दुई बही, जम्बुदीप तहाँ हम गए, नगर एक हम देखा, गढ़ चित उर ओहि नाम, सो दुख कहो कहाँ लगी हम डाड़े ते ठाव। प्रस्तुत पद में आगे का वर्णन है, प्रस्तुत पद में आगे का वर्णन है। उसमें बताया गया है कि जिस पेड़ पर वो संदेश व पक्षी जो नागमती का संदेश लेकर बैठ गया था, उसी पेड़ के नीचे राजा रतन सेन पहुंच जाते, उसी का इसमें वर्णन है। रतन सेन बन करे हवेरा, नागमती का जो पति था रतन सेन, क्योंकि पक्षी सिंगलदीप पहुंच गया और सिंगलदीप वो पद्मावती को लेने गया था, तो रतन सेन बन करत हेरा, राजा रतन सेन वन में शिकार कर रहा था। रतन सेन वन करत हेरा, रतन सेन वन में शिकार करता हुआ फिर रहा था। कि नहीं वही तरवट तरफ फेरा, और वो फेरा यानी पहुंच गया, कि नहीं वही तरवट तरफ फेरा, उसी वृक्ष के नीचे, तर यानी नीचे, तरी वर यानी वृक्ष, हरा भरा जो वृक्ष था उसी वो यानी उसी पेड़ के नीचे वो पहुंच गया, क्योंकि शिकार करता वो थक गया और शिकार करने के बाद उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया जिस पेड़ पर नागमती का संदेश लेकर वो पक्षी बैठा हुआ था। शीतल वृक्ष समुद्र के तीरा, वो समुद्र के किनारे पर था और उसकी छाया बहुत ही शीतल थी। वृक्ष यानी वृक्ष, उस वृक्ष वह वृक्ष समुद्र के किनारे पर लगा हुआ था और बहुत ही शीतलता देने वाला था, थके हुए व्यक्ति के थकान को दूर करने वाला था। अति उतंग और छा गंभीरा, वो वृक्ष बहुत ही ऊंचा था, अति उतंग यानी ऊंचा, ओ छा गंभीरा, और उसकी छाया बहुत ही गहरी थी, अर्थात गहरी भी थी और चारों तरफ फैली हुई भी थी। तुरई बांध के बैठ अकेला, राजा रतन सेन उस घोड़े पे बैठ, तुरई बांध के अकेला घोड़े बैठ कर गए थे शिकार करने, उन्होंने अपने घोड़े को उस पेड़ के बांध दिया और वो अकेले बैठ गए। साथी और करई सब खेला, उनके जितने भी साथी थे, जो राजकुमार आदि थे, सेना के जो
कर्मचारी थे, साथी और करे सब कह रहा, उनके जितने भी साथी थे जो साथ में शिकार खेलने गए थे, वो सब शिकार खेल रहे थे और राजा उस पेड़ के नीचे बैठ गया। देखत फिरे सो तरवट शाखा। जब वो बैठे थे तो अपनी दृष्टि को उन्होंने पेड़ों की शाखा की तरफ घुमाया, अर्थात तो पेड़ को देखने लगे, शाखा नहीं वृक्ष डालों को। लागे सुने पंखन की बागा, उन पेड़ों पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए थे और वो अपने अपनी भाषा बोली में बोल रहे थे। लागे सुने पंखिन के बागा, और वो पेड़ को देखने लगा और पक्षियों की जो भाषा थी, बोली थी, उसको वो सुनने लगे। पंखिन में सो व्यंगम वहा, उन्हीं पक्षियों में वो नागमती का संदेशवाहक पक्षी बैठा हुआ था। व्यंगम वहा था, व्यंगम पक्षी, पंखिन पक्षियों में, मैं यानी मैं, सो वो ही पक्षी उन पक्षियों में बैठा हुआ था। उन पक्षियों में वो पक्षी बैठा हुआ था जो नागमती का संदेश लेकर गया था। नागमती जासो दुख कहा, नागमती ने जिससे अपने वीरे दुख का वर्णन किया था या वीरे संदेश दिया था। पूछे सब व्यंगम नामा, ओहो मीत काहे तुम सामा। उस पक्षी को देखकर वो जितने भी पक्षी थे उसने उस पक्षी को देखा और पूछा, पूछे ही सभी व्यंगम नामा, उस पक्षी से उसका नाम पूछने लगे, भाई तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। अहो मित्र काहे तुम श्यामा, अरे मित्र तुम ये बताओ आए कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम श्यामा यानी काले क्यों हो गए हो, काहे तुम श्यामा, इस तरह काले कैसे हो गए हो, काला रंग तो होता नहीं है तुम्हारा पक्षियों का। कहे से मीत मासिक दुई बहे, जम्बू देवता हम गए। जब उन पक्षियों ने उस नागमती के संदेशवाहक पक्षी से पूछा, भाई तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम काले क्यों हो गए हो, उसके बारे में हमें बताओ। तो इस बात को सुनकर उस पक्षी ने कहा, कैसी, अरे मित्रों सुनो, मासिक दुई बहे, 2 महीने की बात है, जम्बू द्वीप तक हम गए, एक बार हम जम्बू द्वीप गए हुए थे। नगर एक हम देखा, गढ़ चित्तूर ओई नाम, सो दुख कहो कहाँ लगी हम डाढ़े तेठा। इस दोहे में वो पक्षी वर्णन करता है कि वो पक्षी कहता है कि हम जम्बूद्वीप में गए थे, 2 महीने पहले, 2 महीने की बात है, हम जम्बूद्वीप में गए थे। अरे मित्रों नगर एक हम देखा, गढ़ चित्तूर नाम, हमने वहां जाकर उस जम्बूद्वीप में एक नगर देखा, सुंदर नगर देखा जिसका नाम चित्तौड़गढ़ था। सो दुख कहो कहाँ लगी हम डाढ़े तेठा, उसी स्थान पर हम डाढ़े दग्ध हुए हैं, जले हैं, तेठा उसी स्थान पर हम जले हैं, चित्तौड़गढ़ में हम जले हैं। सो दुख कहो कहाँ लगी, इसलिए हे मित्रों उस दुख को कहाँ कहो, कहाँ तक मैं तुमसे कहूँ, अर्थात वो बहुत ही दुख भरी कहानी है और मैं किस तरह जला हूँ, वो जो मेरी कहानी है उस दुख की का वर्णन मैं कहाँ तक करूँ। उस जगह पर हम जले इसलिए वहाँ श्याम हो गए हैं। यहाँ भी विरह का वहात्मक वर्णन है और जम्बूद्वीप के बारे में बताया, कल्पना की है। जो 7 द्वीप थे, भारतवर्ष में जम्बूद्वीप है, गुजरात के आसपास अर्थात राजस्थान द्वीप में पड़ता है। हमने एक नगर देखा। तो इस तरह वो पक्षी राजा रतन सेन के पास पहुंच जाता है और फिर राजा रतन सेन उस पक्षी से बात करेगा और वो पक्षी नागमती के विरह संदेश को सुनाएगा और किस तरह उस विरह संदेश सुनकर वो द्रुत हो जाएगा और सिंगलद्वीप को छोड़कर चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। ठीक है, आगे कल अंश में शेष 2 का दिन। धन्यवाद।